बहुत से लोग मानते हैं कि प्राचीन रोम में कोलोसियम केवल पुरुषों के लिए आरक्षित युद्ध क्षेत्र था। लेकिन यह सच नहीं है। वहाँ महिला ग्लैडिएटर्स भी थीं। ऐसी महिलाएं जिनकी उग्रता सबसे भयानक योद्धाओं से भी बढ़कर थी। उन्हीं में से एक थी सबसे भयभीत करने वाली। उसका नाम था सुआद। यह उसकी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें रक्त, बलिदान और दृढ़ता का मेल है। एक कहानी जो हमेशा के लिए उन लोगों की किस्मत बदल देगी जिन्होंने उसका आकलन कम करके आंका। यह कठोर कहानी रोमन कोलोसियम के अंधेरे कालकोठरों से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी आने से घबराती थी। पत्थर की दीवारें काले काई और सूखे खून के धब्बों से ढकी हुई थीं, जो कभी वहां गूंजने वाली चीखों के मूक गवाह थीं। जमीन नमी, उल्टी, मल और आंसुओं के अवशेषों से फिसलन भरी थी। हवा भारी थी जिसमें मौत और निराशा की असहनीय बदबू भरी हुई थी। जंग लगी बेड़ियां दीवारों से लटकी थीं, जिनमें से कुछ पर अभी भी इंसानी त्वचा के टुकड़े चिपके थे, जबकि जमीन पर घिसटती जंजीरों की गूंज उन बचे हुए लोगों को याद दिलाती थी कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। सुआद अभी अभी इस धरती के नर्क में पहुंची थी। महीनों तक जंजीरों में जकड़े रहने के बाद उन महीनों में एब्तुबाद या पाब्रेडिए, उसके जैसी बहुत सी महिलाएं जिन्हें उनके घरों और परिवारों से जबरन अलग किया गया था, रास्ते में ही दम तोड़ गईं। लेकिन सुआद किसी तरह बच गई और अब वह जंजीरों में बंधी बेहद डरी हुई खड़ी है। अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोई उम्मीद न बची हुई। उसके सामने ड्रूसा बैठी थी, जो एक ट्रैशन महिला थी। उसके बाल छोटे थे और हाल की चोटों के ताजा निशान थे। वह कांपते हाथों से एक घिसी हुई रस्सी गूंथ रही थी। ड्रूसा ने नजरें ऊपर उठाए बिना धीरे से कहा, मानो खुरदुरी फुसफुसाहट में, मैं बेकरी चलाती थी जब तक रोमियो ने हमारे गांव को कर न देने के कारण जला नहीं दिया। मेरे पिता ने प्रतिरोध करने की कोशिश की। उन्हें सबके सामने सूली पर चढ़ा दिया गया। सुआद चुपचाप सिर हिलाती रही, ड्रूसा के शब्दों को अपने ही अतीत की गूंज में घुलने देती हुई। उसे सब कुछ कल की तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसके बेरबर गांव का बाजार हंसी और चटखा रंगों से भरा हुआ। लेकिन फिर वह लाल सुबह आई, जब रोमन सैन्य टुकड़ियां लोहे और खून की बाढ़ की तरह रेत के टीलों के बीच से निकल पड़ी। धुएं ने आसमान को ढक लिया, चीखों ने हंसी को दबा दिया और महिलाओं को जंजीरों में घसीट कर ले जाया गया, जबकि पुरुष तलवार के आगे ढेर होते गए। महीनों तक कोड़ों के नीचे चलना पड़ा। रास्ते में अनगिनत महिलाओं की मौत हुई और अंत में वे रोम पहुंचे, जहां अब उन्हें कोलोसियम में लड़ने या मरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना था। दूर से भीड़ की दहाड़ पत्थर की दीवारों के पार सुनाई देने लगी, मानो इस क्रूर हकीकत की याद दिलाती हो। सुआद ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं, अपने वतन की यादों को थामने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसे पता था कि वह आजादी के दिन बीत चुके थे और अब वे भारी जंजीरों और रोमन इस्पात के बोझ तले दफन हो गए थे। थोड़ी देर बाद कैद की गई महिलाओं को, जिनमें सुआद भी शामिल थी, कोलोसियम परिसर के भीतर खुले आसमान वाली एक छोटी सी प्रशिक्षण स्थली पर ले जाया गया। यह एक आयताकार जगह थी, चारों तरफ पत्थर की दीवारों से घिरी हुई थी और तपती धूप सीधी उन पर पड़ रही थी। महिलाएं एक पंक्ति में खड़ी थीं, जंजीरों से बंधी और थकी हुई, लेकिन यहाँ किसी तरह की रहमदिली की उम्मीद नहीं थी। उनके सामने खड़ा था एक विशाल रोमन प्रशिक्षक, जिसे लानिस्ता कहा जाता था। वह एक डरावनी शख्सियत था। यह साहब थी
लिए मजबूत कसरती शरीर, अनेक घावों के निशान और चेहरे पर एक ठंडी हिसाबी किताबी अभिव्यक्ति। उसने एक छोटी और गंदी ट्यूनिक पहनी हुई थी और जब वह महिलाओं को आने वाले दिनों की हकीकत समझाता तो उसकी आवाज पूरे अखाड़े में गूंजती। ध्यान से सुनो, वह कहता है धीरे धीरे महिलाओं की पंक्ति के सामने चलते हुए, कल से तुम सब ग्लैडिएटर बनना सीखोगी। तुम में से कुछ प्रशिक्षण के दौरान मरेंगी, कुछ अखाड़े में मरेंगी, लेकिन अगर तुम बच गई तो तुम्हें कुछ ऐसा जीतने का मौका मिलेगा जो अभी असंभव सा लगता है, आजादी। लानिस्ता सुआद के सामने आकर रुकता है। वह उसकी आंखों में सीधा देखती है, अपनी नजरें झुकाने से इनकार करती हुई, चाहे उसका शरीर थका हुआ हो और उसके हाथ कांप रहे हों। सुआद अब भी अपने बेरबर परिधान पहने हुए थी, एक लंबी यात्रा के कारण घिसी हुई चौघड़ा जो खुरदुरी ऊन से बना था और ओकर रंगों में रंगा गया था, जो कभी उसकी आजादी का प्रतीक था। लानिस्ता उसे सिर से पैर तक नफरत भरी नजर से देखता है, मानो उसके कपड़े उसकी बेइज्जती हों। बिना कुछ कहे वह एक कदम आगे बढ़ता है, निटोती डे आता है, दोनों हाथों से चौघे के गले को पकड़ता है और एक ही झटके में उसे फाड़ डालता है। कपड़े के चटकने की आवाज हवा में गूंजती है, मानो सन्नाटे को चीरती हुई कोड़े की मार हो। सुआद वहीं स्थिर खड़ी रहती है, उसकी सांस थमी हुई है, जबकि लानिस्ता उसे लगभग नग्न अवस्था में छोड़ देता है। उस चौघे के नीचे उसने एक गहरा नीला कसा हुआ टॉप और गहरे लाल चेरी रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, जो उतनी ही गंदी और फटी हुई थी। लानिस्ता चौघे के बचे हिस्से को जमीन पर तिरस्कार से फेंक देता है, जैसे वह कचरा हो। उसकी आंखें सुआद के शरीर पर घूमती हैं, उसे ऐसे जांचती हैं मानो वह बिक्री के लिए तैयार कोई जानवर हो। तुम्हें इसकी जरूरत यहाँ नहीं, वह गुर्राता है, जमीन पर पड़े चिथड़ों की ओर इशारा करते हुए। यह रोम है, यहाँ तुम्हारे अतीत के लिए कोई जगह नहीं। सोचिए बाइशो बने। वह कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है, उसकी सीधी मुद्रा और चुनौतीपूर्ण नजर को भांपते हुए। तुम, वह कहता है, अपने मोटे घावों से भरे उंगलियों से उसकी ओर इशारा करते हुए, सोचती हो कि तुम यहां जिंदा रह सकोगी? सुआद तुरंत जवाब नहीं देती। उसकी सांसें धीमी और नियंत्रित हैं और उसकी हरी आंखों में झुलसाने वाली धूप के बावजूद एक अडिग दृढ़ता चमकती है। आखिरकार वह धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मुझे कोशिश करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। बाकी कैदी औरतें सांसें थाम लेती हैं, मानो किसी उग्र प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हों। लेकिन लानिस्ता सुआद को मारता नहीं। उसके चेहरे पर एक ठंडी हिसाबी मुस्कान उभरती है। तुम मुझे पसंद आई, वह कहता है, फिर अपनी जांच पड़ताल जारी रखता है। लानिस्ता उन्हें ठंडी और निर्दयी आवाज में चेतावनी देता है कि वे रात के खाने में मिलने वाले सांप के मांस से प्राप्त प्रोटीन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि कल उन्हें अपनी पूरी ताकत की जरूरत पड़ेगी ताकि वे उस क्रूर प्रशिक्षण में जीवित रह सकें जो उनका इंतजार कर रहा है। 3 महीने, वह गुर्राता है, 3 महीने खून, पसीने और टूटती हड्डियों के, इससे पहले कि तुम में से कुछ रोम के विशाल जनसमूह के सामने आ सकें। लेकिन यह बात याद रखना, केवल सर्वश्रेष्ठ योद्धिनियां ही कोलोसियम के अखाड़े तक पहुंचेंगी, बाकी वे कभी सफल नहीं होंगी। ये सिपाही टीम शताब गरीशी मैटाए खान की अपना भाषण खत्म करते ही कैद की गई महिलाओं को वापस भूमिगत काल कोठरियों में ले जाया जाता है। सुआद धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से चलती है, अपनी कलाई और टखनों को काटती हुई जंजीरों का वजन महसूस करती हुई, जबकि लानिस्ता के शब्द उसके दिमाग में एक भयावह गूंज की तरह गूंजते रहते हैं।
कोठरी के अंधियारे में ड्रूसा पहले से वहां बैठी थी, गीली जमीन पर कांपती उंगलियों से एक रस्सी गूंथते हुए। उसकी सांस उथली थी, मानो अपने ऊपर छाए दहशत को रोकने की कोशिश कर रही हो। सुआद उसके बगल में धीरे से बैठ गई। उसकी हरी आंखें जमीन पर टिकी थीं, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चिता के जो बेमांदी निश्चय घूम रहा था। दोनों जानती थीं कि आगे का रास्ता बेहद क्रूर और निर्मम होगा, लेकिन यह भी जानती थीं कि साथ मिलकर वे सहने की ताकत जरूर जुटा लेंगी। सुआद और ड्रूसा के बीच पसरे सन्नाटे को एक रोमन सैनिक तोड़ता है जो कोठरी के द्वार पर प्रकट होता है। वह जमीन पर उनके सामने 2 लकड़ी के कटोरे फेंकता है। एक कटोरा सुआद के पांव से टकराता है, दूसरा सरकता हुआ ड्रूसा के पास रुक जाता है। उसके भीतर एक भूरा सा और चिपचिपा पदार्थ है, सांप का मांस। सुआद कुछ पल तक कटोरे को देखती रहती है। उसके होंठ तनाव में एक पतली रेखा बन गए हैं। बिना कुछ बोले वह कटोरा उठाती है और खाना शुरू कर देती है। उसके जबड़े की हर हरकत धीमी लेकिन निरंतर है, मानो वह खुद को हर निवाला निगलने के लिए बाध्य कर रही है, कितने से कि बाध्य कर रही हो। ड्रूसा सुआद को कुछ सेकंड तक देखती है, फिर अपना कटोरा उठाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वह कटोरा मुंह के पास ले जाती है, लेकिन वह हिचकिचाती नहीं। दोनों महिलाएं चुपचाप खाना खाती हैं, न एक दूसरे को देखती हैं, न कुछ बोलती हैं। उनके चेहरों पर न कोई स्वाद का आनंद है, न घिन की भावना, बस एक ठंडी सोची समझी स्वीकृति है। खाना खत्म होने पर सुआद कटोरे को एक सूखे थाप के साथ जमीन पर गिरा देती है। वह अपने हाथ की पश्च से मुंह पहुंचती है और गीली दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। ड्रूसा भी ऐसा ही करती है। कटोरा बगल में रखकर कोई कुछ नहीं कहता। मशाल की रोशनी टिमटिमाती है, पत्थर की दीवारों पर लंबी परछाइयां डालती हुई। कल एक नया दिन होगा और दोनों जानती हैं कि वे कमजोर पड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। सुबह होते ही रोमन पहरेदार कैद की गई महिलाओं को बेरहमी से जगाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के अखाड़े में ले जाया जाता है, जहां लानिस्ता ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति लिए उनका इंतजार कर रहा है। बचने का पहला कदम वह गुर्राता है, अखाड़े के बीच में रखे विशाल पत्थरों के ढेर की ओर इशारा करते हुए, इन्हें दूसरी ओर घसीटो, अगर नहीं करोगी तो खाना नहीं मिलेगा। महिलाएं अविश्वास से एक दूसरे को देखती हैं। पत्थर इतने भारी थे कि उनकी वर्तमान हालत में उन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन लगता था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। एक एक करके वे अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थरों को धकेलने लगती हैं। सुआद और ड्रूसा साथ मिलकर मेहनत करती हैं। कैदी बनाई गई महिलाएं लकड़ी की तलवारों और टूटे हुए ढालों के साथ अभ्यास करती हैं। युद्ध की बुनियादी तकनीकें सीखने की कोशिश में बहुत सी महिलाओं को कट लग जाते हैं और शरीर पर नीले निशान उभर आते हैं, लेकिन लानिस्ता कोई दया नहीं दिखाता। यहीं पर एक अफ्रीकी ग्लैडिएटर महिला की प्रतिभा सबको चौंकाती है। वह लंबी, मस्कुलर और घातक तकनीक में माहिर है, जिसके आगे सभी सहम जाते हैं। उसका नाम अमीना है और उसके आत्मविश्वास और आक्रामकता से भरे अस्तित्व से स्पष्ट होता है कि वह किसी पर भी रहम नहीं करेगी, यहाँ तक कि सुआद पर भी नहीं।